हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज मैं लेकर के आया हूं तुगलक वंश। 1320 से लेकर के 1413 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है और इसके महत्वपूर्ण शासक के बारे में जानेंगे। और जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं उससे रिलेटेड मैंने एक नोट्स बनाया है। पहले हम उस नोट्स को देखेंगे, उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा सा लंबा नोट्स है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लिया ना तो आपका ये तुगलक डायनेस्टी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं श्योर हूं कि आप जब एग्जाम में जाएंगे, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप 100% उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके और सही अटेम्प्ट करके आएंगे। तो बने रहिए, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गयासुद्दीन तुगलक इस डायनेस्टी का जो है, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर है और पहला शासक भी। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। और दिल्ली सल्तनत पर 1320 एडी में ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना करने वाला शासक गयासुद्दीन तुगलक बनता है। इसका पूर्व नाम गाजी मलिक था। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर इसका पूर्व नाम क्या था? गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने के बाद इसने अपना नाम गयासुद्दीन कर लिया था। तो ये पूछा जाता है कि गाजी मलिक किस सुल्तान को कहा जाता है? तो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा जाता है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का नाम पहले गाजी मलिक था। जब यह सुल्तान बनता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तो इसका नाम बदल के गयासुद्दीन तुगलक कर लेता है। यह ऐसा पहला शासक था जिसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द लगाया। और गाजी शब्द का मतलब यहाँ पर होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिर मतलब दुश्मन, एक तरह से मान लीजिए दुश्मनों का वध करने वाला। इसे तुगलक गाजी भी कहते थे। इसने अपने काल में 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। तो इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुए 29 बार मंगोल आक्रमण, और इसने 29 बार भी मंगोल आक्रमण को विफल किया। तो गयासुद्दीन तुगलक के महत्वपूर्ण कार्य है कि वारंगल विजय या तेलंगाना बोल सकते हैं, 1324 ईस्वी में इसने वारंगल विजय हासिल किया। और तिरहुत मंगोल विजय 1324 में ही। और तुगलकाबाद नामक दुर्ग का इसने नींव रखा। तो ये पूछा जा सकता है कि तुगलकाबाद नामक दुर्ग का नींव किसने रखा था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ये है तुगलक डायनेस्टी का मैप, जो कि 1321 से 1398 के बीच का है। और इसमें देखिए यहाँ पर जो रेडिश ब्राउन कलर में है, ये तुगलक डायनेस्टी है। यहाँ पाकिस्तान से, ये जो पश्चिमी छोर है इसका, पाकिस्तान से लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा अभी बांग्लादेश जो है, और कलकत्ता पश्चिम बंगाल के पास यहाँ तक। और नीचे साउथ में देख सकते हैं तमिलनाडु, जो कि कन्याकुमारी से थोड़ा सा ऊपर, और इधर गुजरात, अरबियन से पूरा बॉम्बे से लेकर के इधर, और कृष्णा नदी डेल्टा, आंध्र प्रदेश। तो पूरा इतना बड़ा साम्राज्य था। और बीच में ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और थोड़ा पश्चिम बंगाल, थोड़ा झारखंड, इस इलाका में इसका शासन नहीं था। और पूरा यहाँ से पाकिस्तान से लेकर के यहाँ बे ऑफ बंगाल बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल तक, और साउथ में तमिलनाडु तक। यहाँ पे कावेरी नदी डेल्टा और दौलताबाद यहाँ पर आपको है, जो कि ये राजधानी बनाता है अपना। ये तुगलक वंश का शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक। वो अपना यहाँ पे राजधानी लाता है दिल्ली से। तो ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य है। और इसका मेजर शासक जो है अब मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, ये तीन ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ आर्थिक सुधार किए थे। तो सुल्तान ने आर्थिक सुधार के अंतर्गत अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, शक्ति एवं नरमी के मध्य संतुलन को बनाया। तो इसने अपना व्यवहार जो था नरम बना करके रखा, बैलेंस करके। हाँ, आर्थिक सुधार, संयम, शक्ति,
थोड़ा सा संयम भी और थोड़ा सा शक्ति भी और नरम भी, तो इसलिए इसको बोलते हैं रस्म ए मियान को बनाया। मध्य सल्तनत रस्म ए मियान को बनाया। तो इसने लगान के रूप में उपज का इसने जो टैक्स सिस्टम था इसका 1/10 या 1/11 था, और जो किसानों से लिया जाता था कर उपज का 1/10 हिस्सा, 10 हिस्से में से एक हिस्सा यह टैक्स लेता था। तो ये हिस्सा इन्होंने, ये कर सिस्टम इसका था। गयासुद्दीन ने मध्यवर्ती जमींदारों विशेष रूप से मुकदम तख्तों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए, जो पुराने अधिकार थे उनके वो लौटा दिए, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे अधिकार छीन लिए थे। गयासुद्दीन ने अमीरों को भूमि पुनः लौटा दी। उसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। तो गयासुद्दीन पहला शासक बनता है दिल्ली सल्तनत में जिसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। इससे पहले कोई शासक नहीं था जिसने कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। संभवतः नहर का निर्माण करवाने वाला यह गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्मी मियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था, हमने पढ़ा खिलजी डायनेस्टी में, वो अलग से वीडियो आप वहां पे देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बहुत कठोर नीति उसने अपनाई थी, जिसके कारण उसने दक्षिण भारत में विजय हासिल की, और जो भी है उसका उस वीडियो में आप देख सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पर जो है इसने नरम नीति अपनाता, उदारता वाली नीति अपनाता, उदारता नीति अपनाता। इसे बर्नी जो है, बर्नी ने रस्म मियान अथवा मध्यपंथी नीति का है। तो बर्नी यहाँ पे एक इतिहासकार है जो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में लिखता है कि यह उदारता नीति को अपनाता है। तो जनता की सुविधा के लिए अपने शासन काल में गयासुद्दीन ने किलों, पुलों, नहरों का निर्माण करवाया। तो इन्होंने जनता का बहुत अच्छा ख्याल रखा गयासुद्दीन तुगलक ने। तो उसने किलों का निर्माण करवाया, पुलों का और नहरों का निर्माण करवाया। तो बोल सकते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का बहुत अच्छा शासक था जो कि जनता का ख्याल रखता था। किलों, पुलों और नहरों का निर्माण करवाया। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। ये जो डाक सिस्टम है, ये सिस्टम को इसने सुदृढ़ किया, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बर्नी ने डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। शारीरिक यातना द्वारा राजकीय ऋण वसूली को इन्होंने प्रतिबंधित किया। तो ये बर्नी इतिहासकार है जिन्होंने इस डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत से वर्णन भी किया है। और जो ऋण वसूली का कार्य था, अगर किसान या जो भी लेता था ऋण अगर वापस नहीं कर पाता था, तो उसको ऐसा नहीं कि शारीरिक पर यातना और कठोर प्रतिबंध दिया जाता। तो इसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप किसी को उतना कठोर शारीरिक यातना नहीं दे सकते अगर वह ऋण की वसूली में हेल्प नहीं करता है। तो इसकी मृत्यु देखते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, कहां से लौट रहा था? बंगाल अभियान से लौट रहा। तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल, वो ऐसा महल था जो कि लकड़ी से बनाया था। किसने? जूना खान। जूना खान कौन था? तो जूना खान गयासुद्दीन तुगलक का ही बेटा था, और उन्होंने ही साजिश रचा कि इस लकड़ी के घर में, लकड़ी से घर को बनाया गया था उसको मरवाने के लिए। तो गयासुद्दीन उसके घर में जैसे ही वह प्रवेश करता है महल में, यहाँ पे देखिए गयासुद्दीन प्रवेश करते ही वह महल गिर गया। लकड़ी का बनाया गया था, जैसे उसने महल में प्रवेश किया वह गिर गया, और जिसमें दबकर मार्च 1325 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1325 में। तो इब्न बतूता के अनुसार, इब्न बतूता भी एक इतिहासकार है, इसके अनुसार गयासुद्दीन की हत्या उसके पुत्र, उसका पुत्र का नाम था
जौना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक आगे चल करके बनता है। यही नेक्स्ट सुल्तान दिल्ली का बनता है, इसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र के माध्यम से की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पर है? तो तुगलकाबाद में है। तो ये पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? तो तुगलकाबाद। नेक्स्ट जो है ये है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल रहता है। 1325 से लेकर के 51 तक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जुना खां या मोहम्मद बिन तुगलक बोलिए, ये गद्दी पर बैठता है 1325 से लेके 51 के ईस्वी के बीच के नाम से दिल्ली गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलुग खां था। इसका मूल नाम क्या था? उलुग खां था। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक जौना या जुना को दुनिया का खान कहा गया। तो राजमुंदरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां के अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया। तो ये पूछ सकता है कि राजमुंदरी का एक अभिलेख, किस अभिलेख में मोहम्मद तुगलक को दुनिया का खान कहा गया? तो राजमुंदरी के अभिलेख में। संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। तो सबसे ज्यादा अगर विद्वान और पढ़ा लिखा सुल्तान था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसने सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं, लेकिन एक इसका क्रूर नीति था, लेकिन अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति अपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। बर्नी जो कि इतिहासकार है, सरहिंदी, निजामुद्दीन, बदायनी एवं फरीदा, ये सारे इतिहासकार हैं। जैसे इतिहासकारों ने सुल्तान को अधर्मी घोषित किया, तो ये सारे इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अधर्मी किस्म का आदमी। मोहम्मद बिन तुगलक कला प्रेमी था, कला का प्रेमी था और अनुभवी सेनापति था। वह अरबी भाषा, कौन कौन? अरबी भाषा एवं फारसी भाषा का विद्वान था। और वह खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। इतने सारे विषयों का उसके पास नॉलेज था। अलाउद्दीन खिलजी की भांति अपने शासनकाल के आरंभ में उसने न तो खलीफा से अपना पद की स्वीकृति ली और न ही उलेमा वर्ग का सहयोग लिया। उलेमा जो होता है एक समाज का एक वर्ग है जो कि बहुत शक्तिशाली समुदाय होता है, जो कि राजा इसकी बात को मानते भी हैं, और इसका उसने कोई भी किसी तरह का सहयोग नहीं लिया, और लेकिन बाद में इसको सहयोग लेना पड़ा। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की भांति इन्होंने शासनकाल के प्रारंभ में उससे ना तो खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ली और न ही उलेमा वर्ग का सहयोग, लेकिन बाद में उसे उसे करना पड़ा। उसने न्याय विभाग पर उलेमा वर्ग का एकाधिपत्य समाप्त किया। काजी के जिस फैसले से वह संतुष्ट नहीं होता था उसे बदल दिया था। मैंने बताया कि उलेमा वर्ग समाज का एक शक्तिशाली वर्ग होता था, जिसका बात राजा और सुल्तान सभी को मानना पड़ता था, लेकिन उसका एकाधिपत्य जो था उसको किसने समाप्त कर दिया। और काजी जो होता है, अपने सुना होंगे मस्जिद में रहते हैं, जो बोलते हैं तो उसको फॉलो करना होता है। इसने अगर वो फैसले से संतुष्ट नहीं होता था तो उस फैसले को बदल देता था। तो ऐसा था मोहम्मद बिन सुल्तान। सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने ही बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया क्या? बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। तो ये बहुत अच्छा काम किया। नस्ल और वर्ग विभेदी को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। वस्तुतः यह
उस शासक का दुर्भाग्य था कि उसकी योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हुई, जिसके कारण इतिहासकारों की आलोचना का पात्र बना। तो इसने बहुत सारे नस्ल और वर्ग वेदी समाप्त किया, लेकिन पूरी तरह से सक्सेस या योजना चलाया इन्हें पूरी तरह से सक्सेस नहीं होता। इसका इतिहासकारों की आलोचना का पात्र बना। तो इसका आलोचना हुआ इतिहास में। राजधानी परिवर्तन 1326 ईस्वी से 1326 यानी 27 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया। तुगलक ने अपनी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दूसरी योजना के अंदर अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। अब ये क्वेश्चन है कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी क्यों स्थानांतरित किया। तो इसका दो ही यहाँ पर इसका मतलब इतिहासकार का मानना है कि देवगिरी जो था दिल्ली सल्तनत के मध्य स्थित होना, देवगिरी का दिल्ली सल्तनत के मध्य में सेंटर में था। और मंगोल आक्रमणों से, इसका 2-3 कारण हो सकते हैं कि देवगिरी दिल्ली सल्तनत के मिडल में था और वह मंगोल आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित किया। दक्षिण भारत की संपन्नता की ओर खिंचा। ये 3 कारण उसके हो सकते हैं, इतिहासकार का ऐसा मानना है। ऐसा कारण थे जिसके कारण सुल्तान ने अपनी राजधानी परिवर्तन करने की बात सोची। हाँ, तो कुछ ऊपर है देवगिरी, और देवगिरी को कुवत इस्लाम भी कहा गया। हाँ, देवगिरी जगह उसको कुवतुल इस्लाम कहा गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपनी राजधानी देवगिरी लेकर के गया तो इसका नाम क्या रख दिया, दौलताबाद। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। तो आंसर होगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन के कारण इतिहास में बड़ा विवाद। तो ये था। और मोहम्मद तुगलक की यह योजना पूर्णतः यह भी उसकी योजना जो है ना असफल रही। रीजन है कि उसने 1335 ईस्वी में फिर वहां से दौलताबाद से लोगों को वापस लाने की अनुमति दे दी। तो राजधानी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दक्षिण में एक फायदा हुआ कि मुस्लिम संस्कृति का विकास हो गया दक्षिण भारत में, और बहमनी साम्राज्य का उदय का मार्ग खुल गया। तो ये फायदा हुआ और कुछ ज्यादा विशेषकर फायदा नहीं हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326-27 की बात है कि अपनी प्रथम योजना के द्वारा मोहम्मद तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कर की वृद्धि कर दी। दोआब ऐसा जगह होता है जो नदियों के बीच के भाग, 2 नदियों के बीच का भूमि जो होता है वो बहुत उपजाऊ होता है। जैसे गंगा यमुना के बीच का प्लान है उसको दोआब बोलते हैं। तो वहां पर उन्होंने 50%, ये देखिए 50% कर लगा दिया कि अगर 50-50%, अगर आप 100% अन्न उपजाते हो तो 50% आपको कर देना पड़ेगा। परंतु उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया। जिस साल इसने सिस्टम लगाया उसी साल उसमें अकाल पड़ गया, जिससे पैदावार प्रभावित हुआ। तुगलक के अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली किया। जबरन वसूलने से उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया। तो जनताओं ने विद्रोह कर दिया कि ऊपर से अकाल अभी है और आप 50% कर लगान मांग रहे हो, जिससे तुगलक को यह योजना असफल रही। तो उसका यह दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि वाला भी योजना असफल रही। तो मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने आमिर कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की थी। तो तुगलक ने कृषि विकास के लिए कौन सी विभाग की स्थापना की, दीवाने आमिर कोही। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना इत्यादि कारणों से कृषि उन्नति संबंधी अपनी योजना को 3 वर्ष पश्चात समाप्त कर दिया। तो इन सब कारणों से भूमि का अच्छा न होना, कृषि उन्नति संबंधी अपनी योजनाओं को 3 वर्ष के बाद इन्होंने समाप्त कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को बहुत
कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध किया। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, जिसको बोलते हैं स्वंथर, उपलब्ध करवाया। तो पहले इन्होंने टैक्स कर लगाया 50%, जब वो असफल हो गया तो फिर इन्होंने ऋण देना चालू किया, जिसको स्वंथर कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 और 30 ईस्वी के बीच। इस तीसरी योजना के अंदर मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। सिक्के संबंधी विविध प्रयोगों के कारण ये एडवर्ड टॉमस है, ये इतिहासकार है, इसलिए इसने धनवानों का राजकुमार का, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो क्वेश्चन आता है कि धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किस इतिहासकार ने कहा? तो एडवर्ड टॉमस ने, ये वाला। तो मोहम्मद तुगलक ने दुकानी नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। तो कौन सा सिक्के का प्रचलन करवाया? दुकानी सिक्के का। अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि इतना सारा फैक्ट है, आप कैसे याद रखेंगे, लेकिन आप विश्वास करिए, आप इसको एक बार मेरे साथ लगाइए, आप एग्जाम में जरूर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और इसके खत्म होने के बाद हम एमसीक्यू लगा रहे हैं लास्ट में, 20 एमसीक्यू है। अगर आपने इसको पढ़ लिया मेरे साथ, आप वो एमसीक्यू अच्छी तरह से लगाएंगे और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तुगलक डायनेस्टी से अगर कोई प्रश्न आता है तो बर्नी के अनुसार संभवतः सुल्तान ने राजकोष की रिक्तता के कारण अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को सफल बनाने हेतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया सुल्तान ने। पीतल, तो उसमें क्या क्या था? पीतल, तांबा, पीतल और तांबा, ये सांकेतिक मुद्रा था। धातुओं को सिक्के चलाए गए, जिसका मूल्य जो था चांदी के टंका के बराबर होता था। लेकिन यह भी योजना असफल रही, क्योंकि सिक्का का ढलान राज्य का नियंत्रण नहीं होने के कारण जाली टकसाल बनाने लगे, जाली सिक्के सब चलने लगे। तो सिक्कों से इससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई, क्योंकि लोगों ने कर के रूप में जाली सिक्के इसको वापस देने लगे। तो सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा जो थी चीन और ईरान से इसको मिली थी, लेकिन यह असफल हो गया, जबकि वहां के शासक ईरान और चीन के शासक सफल होगा, जबकि मोहम्मद तुगलक का प्रयोग विफल हुआ। सुल्तान को अपनी इस योजना की असफलता भयानक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। तो हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत से कदम उठाते हैं सुधार के लिए, लेकिन वह हमेशा असफल ही होते हैं। खुरासान एवं कराची अभियान। खुरासान को जीतने के लिए, खुरासान एक राज्य था जिसको जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,90,000 सैनिकों की विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। तो इन सेना को 1 साल का पहले ही वेतन दे दिया। परंतु बाद में क्या हुआ? राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, तुगलक डायनेस्टी से और खुरासान के बीच। तो यह भी उससे कोई फायदा नहीं हो, इसका सैनिक का तो पैसा तो ले लिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं, जिससे आर्थिक हानि ही उठानी पड़ी। तो कराची अभियान के अंतर्गत सुल्तानों ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा। तो कराची एक भी राज्य था जिसको जीतने के लिए, पहाड़ी राज्य था, उसको जीतने के लिए एक भारी सेना भेजा, सेना का विशाल दल। उसकी पूरी सेना जंगली रास्ते में भटक गई। अब इतना घना जंगल था कि जंगल में भटक गई। इब्न बतूता के अनुसार केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आए। तो इस प्रकार मोहम्मद तुगलक की योजना भी असफल रही। इतनी बड़ी विशाल सैनिक ऐसे ही जंगल में भटक के भूखे प्यासे मर जाते। तो इन सब नीतियों से असफल नहीं रहा। इसकी मृत्यु देखते हैं। इसने अपने शासनकाल के अंतिम समय में सुल्तान मोहम्मद तुगलक गुजरात में विद्रोह को चलकर तारगी को समाप्त करने के सिंध की ओर बढ़ा। तो मार्ग में थट्टा के निकट गोंडाल पहुंचकर
गंभीर रूप से बीमार हो गया, तो इस बीमार हो जाता है लास्ट में और इसकी मृत्यु 1351 में हो जाती है। तो यहाँ पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गया। तो ये कौन सा सुल्तान था? तो ये मोहम्मद बिन सुल्तान के बारे में कहा गया है। किसने कहा? तो इतिहासकार बदायूनी ने कहा। इसलिए कहा कि ये बहुत सारे सुधार लाए, लेकिन ये पूरी तरह से एक भी इसका काम सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा कि उसकी प्रजा और कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट रूलर होता है ये फिरोज शाह तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद 1351 से 1388 के बीच में, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट हुआ। तो फिरोज राज्याभिषेक और पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में। इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया, एक ठट्टा के निकट और एक दिल्ली में आकर के। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जों को माफ कर दिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कर्ज प्रोवाइड किया था किसानों को, सुनथर ऋण, सब माफ कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों को दिया गया था, फिरोज शाह कट्टर सुन्नी धर्मांध मुस्लिम था। तो ये ऋण जो था ना, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसानों को दिया था, वो तो माफ कर दिया। और ये अलग से कि फिरोज शाह कट्टर सुन्नी और धर्मांध मुस्लिम था, तो एक कट्टर मुस्लिम था ये भी। तो राजस्व व्यवस्था इसने क्या क्या सुधार किए? तो राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया। तो 24 जो टैक्स कर था उसको खत्म कर दिया, लेकिन 4 जो था 4 कर को रखा, जिसमें खराज, जिस लगान, खुम्स, युद्ध में लुटा हुआ माल, जजिया एवं जकात, इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार हो, और उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज है, असहाय है, साधनहीन हो, को वसूल करने का आदेश दिया। तो ये 4 कर इसीलिए वसूल किया जाता था ताकि असहाय, अपाहिज और साधनहीन लोगों को दिया जा सके। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई, उलेमाओं को मैं बता चुका हूँ समाज का एक शक्तिशाली वर्ग था जो कि सुल्तान को अगर ये कुछ कहता था तो सुल्तान को इसकी बात मानना पड़ता था, इसके विचार या जो भी इसकी काम होता था। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई शक-ए-हर्ब कर लगाया, जो कि उपज का 1/10वां भाग वसूला जाता था। संभवतः फिरोज तुगलक के शासनकाल में लगान उपज 1.5 से 1/3 भाग होता था। तो ये सिंचाई कर 1/10 भाग वसूला जाता था, और तुगलक के शासन में लगान उपज 1/5 से 1/3 भाग होता था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का यमुना नदी से हिसार 150 मील लंबी, फिर सतलज नदी से घग्गर नदी 96 मील लंबी, सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक इन्होंने नहरों का जाल बिछा दिया। तो यमुना से फिरोजाबाद तक नहर का निर्माण करवाया। तो इससे पूछा जा सकता है किस सुल्तान ने भारत में नहरों का जाल बिछवा दिया था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने 5 बड़ी नहरें बनवाई। सतलज नदी से घग्गर नदी 105 मील लंबी थी, और 96 मील लंबी सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक, घग्गर से फिर फिरोजाबाद तक, फिर यमुना से फिरोजाबाद तक निर्माण करवाया। उसने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए। तो उसने ये बाग भी लगवाए, 1200 बाग लगवाए। आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक करों को समाप्त कर दिया, व्यापार को इन्होंने बढ़ावा दिया। नगरों की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि और पूछा जाता है कि नगर किस शासक ने बसाया था? तो नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर की स्थापना की। 300 सोचने बहुत होता है 300 नगर, जिसमें कि आप मेजर देखिए हरियाणा का हिसार, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, हरियाणा का फतेहाबाद, और जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है, फिरोजपुर पंजाब आदि प्रमुख शहर हैं।
इसको फिरोज शाह तुगलक नहीं बसाया था। इन नगरों में यमुना नदी के किनारे बसाया गया। फिरोजाबाद सुल्तान को सर्वाधिक प्रिय था फिरोज तुगलक को, क्योंकि जौनपुर नगर के नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई फरुद्दीन जौना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में डाले। तो फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना भी था, तो उसने जौनपुर नगर बसा दिया उसकी स्मृति में। उसके शासन काल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। तो ये सब भी हुआ। मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लाया और दिल्ली में स्थापित किया कर दिया। कहां से? मेरठ से लाके दिल्ली में। अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु एक नए दीवाने खैरात की स्थापना की। नमक विभाग की स्थापना किस लिए? तो अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने रोजगार का दफ्तर, मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं आदि की सहायता की, दीवाने खैरात नमक विभाग की स्थापना की। तो दारुल सफा जीवन का अंतिम किनारा, जीवन का अंतिम भाग नामक एक राजकीय अस्पताल का भी निर्माण करवाया, जिसमें गरीबों की मुफ्त इलाज होती थी। उसका नाम था दारुल सफा। तो ये सारे बहुत इंपोर्टेंट कार्य करवाए हैं फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। 1,80,000 पहुंच गई थी। इनकी देखभाल हेतु 1,80,000 पहुंच गया था। इनकी देखभाल हेतु सुल्तान ने दीवाने बंदगान की स्थापना किस लिए किया था? तो दासों की देखभाल के लिए। कुछ दास प्रांतों में भेजे गए ताशेष को केंद्र में रखा गया। दासों का नगद वेतन या भूखंड दिए गए। दासों की दस्तकारी का प्रशिक्षण भी दिया गया। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिकों पुनः जागीर के रूप में वेतन देना प्रारंभ कर दिया। तो जागीर के रूप में वेतन देने का मतलब क्या होता है? किसी सैनिक को उसके वेतन के रूप में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दिया, जिसको बोलते हैं कि सैनिक का वेतन। तो जमीन के छोटे से टुकड़े को जागीर बोलते हैं, जो वेतन के रूप में दिया जाता था। तो वंशानुगत बना दिया। और उसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। अगर उसका बाप पुलिस में तो उसका बेटा ही ऑटोमेटिक पुलिस में ही बनेगा। तो वंशानुगत पुलिस बना दिया, जिससे सैनिकों की योग्यता की जांच पर असर पड़ा और खुम्स का 4/5 भाग फिर से सैनिकों को देने का आदेश भी देगी। खुम्स एक तरह से कर हुआ, तो इसका 4/5 भाग सैनिकों को देने के आदेश देगी। तो संरक्षण एवं रचनाएं, तो देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक शासन काल में क्या क्या संरक्षण एवं इसकी रचनाएं। शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में सुल्तान फिरोज ने अनेक मकबरों, मदरसों, लगभग 13 मकबरों मदरसों का स्थापना करवाई। उसने जियाउद्दीन बर्नी, ये इतिहासकार है, जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज हफीज को अपना संरक्षण फिरोज शाही की रचना की, जबकि सीरत ए फिरोज शाही की रचना एक अज्ञात विद्वान द्वारा की गई। फिरोज ने हिंदुओं की ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 300 ग्रंथों में कुछ को एजुद्दीन द्वारा दलायतें फिरोज शाही के नाम द्वारा दलायतें फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। दलायतें फिरोज शाही एक बुक है जो आयुर्वेद से संबंधित था। उसने जल घड़ी का आविष्कार किया। फिरोज काल में खाने ए जहां तेलगानी के मकबरा का निर्माण हुआ। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। दिल्ली में कोटला स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, उसका निर्माण, वो दुर्ग था पहले, एक तरह का किला था, उसका निर्माण किसने करवाया था?
तो फिरोज शाह तुगलक ने अभी उस कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम नाम रख दिया गया। अपने भाई जोना खां मोहम्मद तुगलक की स्मृति में जौनपुर नामक नगर बसाया था। तो जौनपुर नामक नगर किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी स्मृति में? मोहम्मद बिन तुगलक, जो जोना खां भाई था उसकी स्मृति में। सिक्कों का प्रचलन। फिरोज शाह तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में तांबा एवं चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिसे संभवतः अद्धा और मिस्र कहा जाता था। ये किसका मिश्रण होता था? तांबा और चांदी के मिश्रण से बनते थे सिक्के। फिरोज तुगलक ने संसगानी 6 जीतल का एक नया सिक्का चलवाया था। उसने सिक्के पर अपना नाम के साथ अपने पुत्र अथवा उत्तराधिकारी फतह खां का नाम अंकित करवाया। फिरोज ने अपने को खलीफा का नाई पुकारा तथा सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। तो ये सारे सिक्कों से रिलेटेड था जानकारी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का। इसकी मृत्यु होता है आयु बढ़ने के साथ 80 साल का हो जाता है या 80 वर्ष की अवस्था में। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई थी हौज खास परिसर दिल्ली में। कहाँ पे? तो दिल्ली में। और इसको दिल्ली में ही दफन कर दिया गया। तो दिल्ली में इसका मकबरा फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। तो अब लगाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। आप 1-2 बार इसको रिवाइज कीजिएगा तो आप तुगलक डायनेस्टी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मुझे पूरा भरोसा आपकी जो आपको एमसीक्यू लगाएंगे आप उसमें अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद खान। तो हमारा आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गाजी मलिक के नाम से किसे जाना जाता था? तो गाजी मलिक के नाम से फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद खान। तो हमने बताया था कि आपको गयासुद्दीन तुगलक जो था यही गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। जब गद्दी पर बैठा गाजी मलिक तो इसने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक की मृत्यु लकड़ी के घर गिरने से हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद खान, फिरोज तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जो जुना खान ने लकड़ी के घर बनाया और उसमें जैसे इसने प्रवेश किया घर गिर जाता और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये बदायूनी ने लिखा है। तो किसने लिखा है? बदायूनी। बर्नी, बदायूनी, हबीबुल्लाह, खुसरो, ये सारे इतिहासकार हैं। तो इसने बदायूनी ने ये लिखा। अमीर ए सदा की नियुक्ति करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका निर्माण तो ये नियुक्ति करने वाले गयासुद्दीन तुगलक थे। किस सुल्तान ने दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में 50% कर लगाए थे? 50% टैक्स किस सुल्तान ने लगाया था दोआब के कर में? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये 50% वाला जो दोआब कर था ये लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सर्वप्रथम हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह लगाया था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। यमुना नहर का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यमुना नहर का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने नहरों का जाल बिछा दिया था भारत में।
10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर को नहीं बसाया था? यहाँ पर पूछना है कि नहीं बसाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं बसता। हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, आगरा। तो हिसार को बसाया था, जौनपुर को बसाया था, फिरोजपुर को बसाया था, बस ये आगरा जो है, आगरा को इसने नहीं बसाया था। निम्न में फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण कहाँ पे किया था? दिल्ली, आगरा, फिरोजपुर, हिसार। तो इसका निर्माण किया था दिल्ली में। किस सुल्तान के शासनकाल में दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो ये आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? आगरा, हिसार, फिरोजाबाद, देवगिरी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी लेके गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? आगरा, हिसार, दौलताबाद, फिरोजाबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। दिल्ली सल्तनत का पहला कल्याणकारी सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला कल्याणकारी सुल्तान माना जाता है। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? यहाँ पर पहला है, हाँ, सिंचाई हेतु नहर का निर्माण पहला कौन सा सुल्तान इसमें सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराया? तो यहाँ पर होगा फिरोज शाह तुगलक, गया अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो पहला शासक होता है गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने नहर का निर्माण करवाया। लेकिन बाद में गया फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछा देता है। 17 नंबर क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक ने कृषक के प्रति भूमि कर निर्धारित किया था? कितना निर्धारित किया गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि कर? तो 1/3, 1/6, 1/10, 1/12। तो इसने 1/3, 1/3। तुगलक वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो तुगलक वंश ने 74 वर्षों, 84 वर्षों, 94 वर्षों, 104 वर्षों। तो 94 वर्ष तक शासन किया। और मैं आपको बता देता हूं कि तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा पीरियड इसका शासन रहा है। तो लॉन्गेस्ट पीरियड अगर रहा है तो सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश है तो तुगलक वंश, और सबसे कम शासन करने वाला वंश रहा है तो खिलजी वंश। तो डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला सुल्तान जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का कार्यकाल कौन सा है? तो तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1413, 1290 से 1320, 1206 से 1290, 1320 से 1351। तो हमारा ये पहला आंसर होगा। 1320 से लेकर के 1413 ईस्वी तक इसका शासन चल रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अब 20 क्वेश्चन हम एमसीक्यू लगाए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ। और हमारे गुलाम वंश का वीडियो बनाया मैंने, खिलजी वंश का है, वो भी आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।